एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में संचार के जो मतलब उद्देश्य है, कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका पूर्ण अध्ययन किया है। आज के वीडियो में हम आंतरिक व्यक्तिगत संचार मतलब अब हम संचार के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें पहला रूप है आंतरिक व्यक्तिगत संचार, जिसको अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अब ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या आंतरिक व्यक्तिगत संचार क्या होता है, तो सबसे पहले इसका तात्पर्य समझेंगे, तभी ये बाकी की बातें हमें समझ आएगी। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या जिसको आंतरिक परस्पर या आंतरिक व्यक्तिगत संचार कहते हैं, तो जब व्यक्ति, अब ये नाम बहुत बड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है, जब इसका एक लाइन में मैं आपको अर्थ बताऊंगी तो आप बोलेंगे कि ये तो हम रोज करते हैं। तो जब हम खुद से बात करते हैं, मतलब एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क में आने वाली क्रियाओं के आधार पर खुद से जब बात करता है, आप भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सही नहीं होगा, मतलब ये क्या है, हम खुद से बात कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब हम खुद से बात करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति का सहारा नहीं लेते, या जब आप किसी संकट में फंस जाओ तो आप ये सोचते हो अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे परिस्थिति, अब मैं बोल के बता रही हूँ आपको, लेकिन हम बोलते हैं क्या नहीं, ऐसा मन ही मन हम सोचते हैं अब मुझे क्या करना चाहिए, तो ये हमारे दिमाग में चलता है। तो ये जो क्रिया है, ये दूसरा तीसरा कुछ न होते हुए आंतरिक व्यक्तिगत संचार है, या जिसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन भी अंग्रेजी में कहते हैं। अब आंतरिक परस्पर या आंतरिक व्यक्तिगत संचार की आपको कल्पना आने के बाद, उसकी परिभाषा समझने के बाद हम ये देखते हैं कि आंतरिक व्यक्तिगत संचार के विभिन्न जो जिसको हम आधारभूत घटक बोलेंगे वो क्या है। तो सबसे पहला है ज्ञान या अनुभव, मतलब हम ये जो अपने मस्तिष्क से, अपने आप से जब हम बातें करते हैं तो किस आधार पे हम बातें करते हैं, तो उस आधारशिलाओं का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है ज्ञान अथवा अनुभव। जब हम किसी एक चीज के बारे में, या हम यहाँ पे चीज छोड़ दीजिए, किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में आप उससे एक ही बार मिले हो, और उस एक बार के मिलने में उस व्यक्ति का और आपका जिस प्रकार का संवाद वहां हुआ, या जिस प्रकार की संचार की प्रक्रिया वहां पे हुई, उसके आधार पे आपने, मतलब अनुभव आया ना आपको एक बार उससे बात करने का, तो उस अनुभव के आधार पर आपने अपने मन में उसकी एक छवि बना ली, उसकी एक प्रतिमा बना ली है, उसकी एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो वर्ड बहुत प्रचलित है कि इमेज बन जाना, तो एक इमेज आपने वहां पे बना ली। उस इमेज को बन जाने के बाद अब वो बनी कैसे है, तो अनुभव के आधार पे बनी है। आप बस एक बार मिले, हो सकता है वो चर्चा आपकी बहुत अहम पूर्ण हो, मतलब वो व्यक्ति थोड़ा अहंकारी रूप से आपसे प्रकट किया है उसने बात, तो ऐसे परिस्थिति में आपने अपने मन में क्या बना लिया कि ये बहुत अहंकारी है, ये बहुत ज्यादा घमंडी है, इससे बात करना सही नहीं है। तो फिर जब वो दोबारा आपको दिखाई पड़ेगा तो तुरंत आपके मन से वहां आवाज आएगी, इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अहंकारी है। मतलब आप अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में एक संकल्पना बना सकते हो, किसी कार्य के बारे में, जैसे बहुत से लोगों को इंटरव्यू फेस करने के लिए डर लगता है, अभी एक बार चले गए होंगे, वहां पे उन्हें बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, वो बहुत ज्यादा ऐसे घबरा गए, तो अनुभव कुछ ठीक नहीं आया है। तो ऐसे परिस्थिति में वो अगले इंटरव्यू में जाने के वक्त भी अपने आप से मुझे कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मुझे ना आता हो, इससे मेरी नौकरी जो मुझे मिल सकती है बट इस एक सवाल के कारण ना चली जाए। ऐसे विभिन्न हमारे अंदर तूफान उठते रहते हैं, और उसको कि आधार क्या होता है उसका, तो ज्ञान, आपका ज्ञान या अनुभव। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आधारभूत घटक है ज्ञानिक चतुराई। अब ये ज्ञानिक चतुराई क्या है, तो जो पहले पॉइंट में हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव अर्जित किया है, उस अनुभव के आधार पे हमने कुछ हमारे दिमाग में बना लिया है। जैसे एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अब दूध और छाछ दोनों सफेद रंग की चीजें हैं, तो इसका मुंह तो दूध से जला है, लेकिन उसको छाछ में भी डर लगता है पीने के लिए कि कहीं मेरा मुंह न जल जाए। मतलब क्या हुआ है कि एक बार अनुभव सफेद चीज के कारण, दूध के कारण मुंह जलने का आया है, लेकिन वही अनुभव इसे छाछ पीने से भी डरा रहा है। तो सेम चीज जब हम किसी ज्ञान को पा लेते हैं, अनुभव को पा लेते हैं, तो उसको हम जब हमारे दिमाग
दिमाग में एक आधे बार वैसी निगेटिव बात बैठ जाती है, तो जब वो हम दूसरे बार वैसी कोई चीज देखते हैं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो एक ऐसा मस्तिष्क है जो हमें हर चीज के लिए पहले सतर्क करता है, वो आपको वहां पे तुरंत घंटी बजा के बोलता है ये काम मत कर। तो ये जो चीज है कि आपको कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, कोई काम करने के लिए रोका जा सकता है, और ये खुद को आप खुद कर रहे हो, तो ऐसे परिस्थिति में आपकी ज्ञानिक चतुराई वहां पे कार्य करती है प्रिय छात्रगणों। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखेंगे अपनी विचारधाराएं। अब खुद की विचारधाराएं मतलब जिसको हमने खुद एक सेल्फ कंसेप्ट बना ली है किस चीज के संदर्भ में, किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में, तो उस विचारधारा के अनुसार ही हम काम करते हैं। तो इसीलिए आंतरिक व्यक्तिगत संचार में अपनी खुद की विचारधाराएं भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा पॉइंट है प्रत्यक्ष ज्ञान और मन की भावनाएं। अब प्रत्यक्ष ज्ञान और मन की भावनाओं को समझाने के लिए मुझे आपका ही एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि आप जब बीकॉम में एनरोल हुए तब आप अकेले आए थे, आप किसी कॉलेज दूसरे कॉलेज से अपने जीएस कॉलेज में आए थे, तो उस परिस्थिति में आपके साथ कोई भी दूसरा आपका साथी नहीं था, लेकिन आपने एक हम एक दोस्त वहां पे बनाने की प्रक्रिया जो कहते हैं, आपने फ्रेंड वहां हमारे कॉलेज में बना लिया। तो जब आपने फ्रेंड बना ली तो आपका मन कहीं ना कहीं कहता है कि अब ये मेरी दोस्त है, अब मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए, ये मेरे हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में, एडवर्स कंडीशन में भी मेरे साथ खड़ी रहेगी। ऐसा आपने अपनी मन की अवधारणाएं बना ली है या आपकी मन की भावनाएं हैं। लेकिन प्रत्यक्ष परिस्थिति ऐसी हुई कि जब आपको एक्चुअल मदद की जरूरत थी तब आपकी दोस्त आगे ही नहीं आई, उसने आपका साथ ही नहीं दिया। तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने अंदर ही अंदर घुटते हो, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं अलग कुछ बोल रही थी और प्रत्यक्ष ज्ञान कुछ अलग बोल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में भी आंतरिक व्यक्तिगत संचार निर्माण होता है, इंसान अपने आप से बात करना शुरू होता है, क्योंकि उसने, हम मन ही मन क्या बोलते हैं, मैंने कितना विश्वास किया था इस पे, ये तो काम की ही नहीं निकली, धोखा दे गई, मतलब ये सब चीजें क्या है। तो आपका मन की भावनाएं आपके सहेली के लिए कुछ और थी, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान आपको कुछ अलग आया है। तो ऐसे परिस्थिति में आंतरिक संवाद की कई ऐसी जिसको हम लहरें कहती है वो व्यक्ति में उद्भवित होती है। उसके बाद पांचवा घटक है अपना बचाव करना। अब अपना बचाव करना क्या है, तो एक आधा आपने इन सभी घटकों के आधार पे एक निर्णय ले लिया, उस निर्णय लेने के बाद आपको कुछ ऐसी परिस्थिति महसूस हुई कि जो सही नहीं है, तो उसमें आप मन ही मन खुद का बचाव करना शुरू कर देते हो कि नहीं मैंने तो सही किया था, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे साइड से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने जो किया है वो सही है। तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने आप को यहाँ पे थोड़ी, जिसको हम बोलेंगे कि शक्ति प्रदान करने की कोशिश करते हो, खुद को स्ट्रांगनेस देने की कोशिश करते हो। तो ये होता है अपना खुद का बचाव करना खुद के द्वारा। उसके बाद है स्वीकार करना। अब स्वीकार करना क्या होता है, तो जब हम देखते हैं कि किसी कार्य को करने के बाद या आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के आधार पे आपके ज्ञान के, अनुभव के, आपके ज्ञानिक चतुराई के सभी घटक वहां पर फेल पड़ गए और आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में आपने अपनी जो गलती है उसको स्वीकार करने की जो बात होती है वो भी, अब ये स्वीकार दो प्रक्रिया का हो सकता है। एक तो आप लोगों के समक्ष स्वीकार करो कि मेरी गलती है, हाँ मेरी गलती है, लेकिन हम जब, आपने भी कई बार ये अनुभव किया होगा कि जब हमसे कोई भूल हो जाती है और उस भूल को हम, जैसे हम हमारे घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि हम गुस्से में कभी अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से बहुत चिढ़ के बात कर देते हैं, लेकिन जब हम उस अभिव्यक्ति में होते हैं या उस अभिव्यक्ति को जाहिर करते हैं उस वक्त हमारा खुद पे आपा नहीं होता, इसीलिए हम जो बोलना है वो बोल बैठते। लेकिन वो बोलने के बाद जब 2-3 घंटे हो जाते हैं, आपका गुस्सा शांत हो जाता है, ऐसे परिस्थिति में आपके मन से आवाज आना शुरू होती है, आंतरिक व्यक्तिगत संचार की वहां प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें आपका मन
आपको कहता है कि आपके द्वारा कुछ गलत हुआ है, फिर उस गलत होने की भावना आपको निरंतर कचोटते रहती है और फिर आपका मन आपको निर्देशित करता है कि आपने अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से माफी मांगनी चाहिए। मतलब पहले हमने अपने मन में ये स्वीकार किया कि मैंने कुछ गलत किया है और मन में स्वीकार करने के बाद उसे बाहरी छोर पे प्रकट किया। तो ये होता है कि हम कोई भी बात जब बाहरी छोर पे प्रकट करते हैं उससे पहले हम आंतरिक छोर पे उसका निर्णय लेते हैं और इसीलिए आंतरिक व्यक्तिगत संचार में स्वीकार करना ये घटक भी एक आधारभूत घटक माना गया है। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन या जिसको हम आंतरिक व्यक्तिगत संचार कहते हैं इसकी परिभाषा को समझा, सरल रूप से इसका क्या अर्थ होता है ये समझा और उस अर्थ को समझने के बाद कुछ आधारभूत घटकों का अध्ययन किया। आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।